जय हिंद दोस्तों। मैं उपेंद्र कुमार। आज हम हाजिर हैं ई टेंडर से रिलेटेड क्वेरी लेकर, जिसमें हम स्टार्टिंग से ही नया सिस्टम लेने पर जब जावा की सेटिंग से लेकर सारी सेटिंगें बताएंगे। उसके बाद टेंडर कैसे अपलोड किया जाता है वो बताएंगे। पिछला मेरा वीडियो था PFMS का। ये ई टेंडर की नई सीरीज़ है। इसका ये फर्स्ट पार्ट अभी हम कर रहे हैं। इसमें हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि जैसे कि जब हम लॉगिन करते हैं ई टेंडर वाली साइट, यानी कि आप किसी भी जो ई टेंडर की जो साइट है वो किसी भी साइट पे आप उसको यूज़ करेंगे तो उस समय क्या होता है, लॉगिन करते समय आपको लॉगिन का बटन ही दिखता नहीं है। लॉगिन का बटन नहीं दिखता तो उसके रिगार्डिंग हम आपसे बात करने वाले हैं। चलो हम कोशिश करते हैं कि वो उसमें क्या क्वेरी है, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इससे रिलेटेड आपसे इस कार्य से रिलेटेड जितने भी लोग आपके जान पहचान में हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं या जानने वाले जितने भी हैं, उन सब के साथ शेयर करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे। चलो तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन के क्लिक हियर लॉगिन आता है ई टेंडर वाली साइट पे, वहाँ पे आईडी डालेंगे। आईडी डालने के बाद जब उसकी साइट लॉगिन करेंगे, इसको मैंने लॉगिन किया है। लॉगिन करते ही जब डैशबोर्ड पे जाएंगे, किसी भी कार्य के लिए डैशबोर्ड पे जाते हैं तो यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन है वो बटन अब यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ को लॉगिन आता है, एक तरफ को लॉग आउट आता है। तो लॉग आउट का बटन दिखाई दे रहा है, लॉगिन का बटन दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम इसको शुरू करते हैं। क्या करना है इसमें, जब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से लॉग आउट का बटन है, ऐसे ही यहाँ एक लॉगिन का बटन दिखाई देता है, जिससे हम डैशबोर्ड पे जाते हैं कोई भी एक्टिविटीज़ करने के लिए। अगर वही नहीं दिख रहा है तो हम डैशबोर्ड पे नहीं जा सकते। जैसे कि मैंने इसको हाईलाइट किया अभी, आप देखिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हर किसी को नहीं आता है। ये तो किसी को भी आ सकता है। नया सिस्टम लिया है, सिस्टम चेंज कर दिया है, या नया विंडो है, या सिस्टम को फॉर्मेट कर लिया था, या कोई भी पार्ट्स का रिपेयरिंग करके आए जिससे कि ना विंडो दोबारा से अपीयर की गई। वो तो किसी भी सिस्टम में आ सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसमें ना देखना है कि आपके सिस्टम में जावा है कि नहीं है। और जावा है तो ऐसा तो नहीं है वो 64 बिट पे हो, या आपकी जो विंडो है वो 34 बिट की हो, आपने कोई दूसरा वर्जन उसका इंस्टॉल किया हो, जावा को अपडेट कर दिया हो। तो इसके बारे में अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हमें इसके आगे जाना है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जाके प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाएंगे। प्रोग्राम एंड फीचर्स में जब चले जाएंगे तो वहाँ हमको एग्जैक्टली हमारे एप्लीकेशन कौन कौन सा इंस्टॉल है सिस्टम में, वो सब पता चल जाता है। तो उसके रिगार्डिंग हम आगे करते चलते हैं। कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम एंड फीचर्स, ये हमारा कंट्रोल पैनल खुल गया। यहाँ पे आप देखेंगे जावा है ऑलरेडी। जावा जब ऑलरेडी है
तो ये ले क्यों नहीं रहा? अब इसके बारे में हमको देखना पड़ेगा कि ये 64 बिट का तो नहीं है। अगर ये 64 बिट में है तो जावा चल रन नहीं करेगा। ये हम जो बात कर रहे हैं ये किसी भी ई टेंडर वाली जो साइड है, जैसे राजस्थान, केरला, एमपी, मध्य या यूपी, कोई भी हो, या सेंट्रल की कोई भी साइड हो, उस पर ही उसी तरीके से रन करेगा। तो ये जावा तो हमारा 32 बिट का ही है, क्योंकि अगर यहाँ 64 बिट का होता तो जैसे ऊपर आप देख रहे हो 86 लिखा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ 64 लिखा रहता। अगर और भी हमको इससे रिलेटेड जानकारी करनी है तो वो आगे हम बता देते हैं किस तरीके से चेक करेंगे कि कौन सा जावा है आपके सिस्टम में इंस्टॉल। एक्चुअल में ये है कि जावा का जो सेटिंग है ना, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो 32 बिट का ही होता है। अब 32 बिट के एक्सप्लोरर को अगर आपको 64 बिट का करना है तो वो बहुत टफ डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को कोशिश करनी है कि हम 32 बिट का ही जावा इंस्टॉल करें, जिससे कि वो 32 बिट के इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ में कॉन्फ़िगर कर सके। लेकिन अभी जो लेटेस्ट विंडो आ रही हैं, जो जैसे विंडो 10 या विंडो 11 उसमें 64 बिट का आता है, जावा भी 64 बिट का आता है, कोई इशू नहीं होता है, तो वहाँ हम उसको रन कर सकते हैं। लेकिन इस अभी की कॉन्फ़िगर में ये है कि हमको 62 बिट का 32 बिट का ही जावा चाहिए। अब हमको अच्छा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग करने के बजाय हमें वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली जाए जिससे कि ना इजीली इंस्टॉल हो जाए। जैसे मान लीजिए जावा हमको 32 बिट का इंस्टॉल कर लेते हैं, वो सबसे इजी रहेगा। 64 बिट का अगर इन कॉन्फ़िगर करना है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। चलो तो अभी और देखते हैं हम जावा किस तरीके से सेटिंग की जा सकती है। अब हमको जाके प्रोग्राम पे क्लिक करना है, स्टार्ट मेनू पे क्लिक करते ही जावा कॉन्फ़िगर लिखना है। जावा कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही लिखेंगे तो जावा की ऑलरेडी एक सेटिंग खुल के आ जाएगी। ये जावा की सेटिंग खुल के आ गई है। अब हम जावा में जाएंगे और यहाँ देखेंगे ये 86 लिखा हुआ है, तो ये 32 बिट की जावा है। यहाँ पे नहीं तो लिखा रहता है x64। इसको हटाते हैं। इसके बाद धीरे से अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसका हमको पता चल गया कि 32 बिट का ही जावा है। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसका अपडेशन हमेशा के लिए नेवर क्लोज करके रखना है, जिससे कि भविष्य में ये अपडेट ना हो जाए। अपडेट होने से बहुत सारी एप्लीकेशंस पे ये रन नहीं होता। इसलिए अब हमको दो ही चीज़ें समझ में आती हैं, या तो हमारे एक्सप्लोर का कमी थी या हमारे जावा की थी। जावा की तो अब बची नहीं है, तो हमें एक्सप्लोर चेंज करके देख लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोर पर जाएंगे, उसको रन करेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं अपने एक्सप्लोर पर। अभी जैसे लॉगिन का नहीं आ रहा था, अब हमने एक्सप्लोर को चेंज किया और एक्सप्लोर खोला, इंटरनेट एक्सप्लोर जैसे बोलते हैं। और अब हम, क्योंकि कुछ सेटिंगें जावा की जितनी भी कॉन्फ़िगर सेटिंगें हैं वो एक्सप्लोर पे ही काम करती हैं, तो हम इस पर लॉगिन करते हैं।
अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे। जब हम रन करते हैं, जैसे ही प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करते ही एक्सप्लोर का एक मैसेज आएगा। अगर आपके पे नहीं आता है तो कोई इशू नहीं, अगर आता है तो यस करना है। अब यहाँ देखेंगे ये ऑटोमेटेड रन होने लग गया। ये रन का ऑप्शन आ गया, जावा रन हो गया, रन किया। और ये लॉगिन का ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से जावा की पूरी सेटिंग हो गई। लॉगिन करते हैं और डैशबोर्ड पर चलते हैं। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं, एक ऑथराइजेशन विंडो आती है, वहाँ पर टोकन का पासवर्ड मांगा जाएगा। आपका टोकन का पासवर्ड जो भी होगा, जहाँ से डीएससी बनवाया है वहाँ से पता चल जाएगा। और लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से हमारा टेंडर डालने का प्रोसेस शुरू होता है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे मुझे उड़ीसा का टेंडर डालना था, लेकिन वर्क सेम है। पोर्टल अलग हो सकता है, लेकिन कार्य करने का जो तरीका है वो सेम है। इसीलिए अब हम सर्च करते हैं टेंडर। अक्सर करके पिन कोड डालने से भी पता चल जाता है। अदरवाइज आपको टेंडर आईडी या कुछ भी पता है, या कार्य से रिलेटेड जो टेंडर हैं आपको सर्च करने हैं, तो वो भी सर्च कर सकते हैं। बिल की वैलिडिटी, टेंडर बिड की जो वैलिडिटी है वो भी है। यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए मैंने ये टेंडर सर्च किया है, इस पर क्लिक करते हैं। इसको ऐड फेवरेट कर लेंगे, जिससे कि आपके डैशबोर्ड पर दिखने लगेगा। ये आपके टेंडर फेवरेट में चला गया है, जिससे आपके जो टेंडर सर्च करते हैं उसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे साइड में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के दिखेगा माई टेंडर। माई टेंडर पे क्लिक करते ही वो टेंडर आपको यहाँ दिखने लगेगा। टेंडर दिखने लगा। आगे सामने लिखा है व्यू। व्यू पे क्लिक करते ही सब कुछ इसकी डिटेलें पता चल जाएंगी। जस्ट लाइक किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस टेंडर को निकाला है, टेंडर की आईडी क्या है, टेंडर का डेट क्या है, टेंडर का टाइप क्या है, कितने रुपया उसका टेंडर जो निविदा शुल्क है वो है, फिर ईएमडी कितनी है, कितने का टेंडर है, टेंडर का नाम है, यहाँ पे टेंडर की डेट है, किस डेट से किस डेट तक के लिया गया है, वो सारी डिटेलें यहाँ आती हैं। और ये यहाँ पे आपका बीओक्यू और उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट इसमें अटैच फाइल में होते हैं। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करेंगे, सेव कर लीजिए। मैं उठा के ले आया, यहाँ पे आके इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करते ही उसके बारे में पता चल गया कि इसमें क्या क्या जो था। अब बीओक्यू खोल लिया। बीओक्यू खोलते ही यहाँ पर सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, अपनी फर्म का नाम लिखना है, और नीचे आप किस वैल्यू पे डालना चाहते हैं, बिलो में डालना चाहते हैं, अपर में डालना चाहते हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। जैसे सपोज करो माइनस में टेंडर डालना है। लाइक बीओक्यू से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। ये ऑनलाइन टेंडर है, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी इस चीज़ को करना पड़ रहा है। बीओक्यू से रिलेटेड जो वीडियो है उसको मैं पिन बॉक्स में पिन कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसको सेव कर लेंगे। यस,
ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं जो जो चाहिए था। अब हम चलते हैं ई टेंडर वाली दोबारा से साइट, प्रोसीड करते हैं। बिड सबमिशन, प्रोसीड फॉर बिड सबमिशन पर क्लिक करेंगे। ये एग्री, यस, ये नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये आपकी फर्म से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट हैं। ईएमडी का ऑप्शन, ये टेंडर डॉक्यूमेंट जो प्राइस है उसके लिए आ गया। इस पर यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ ऑप्शन मांगेगा, जैसे मान लीजिए इसमें 1800 रुपये मांगा है तो 1800 रुपये जमा करने का ऑप्शन आ गया, यस। डिजिटल साइन पर सिग्नेचर कराने के लिए प्रोसेस करेंगे। कभी कभी टोकन आईडी पासवर्ड मांगता है तो टोकन आईडी पासवर्ड डाल दीजिए। ओके, प्रोसेस ले लिया है। नेक्स्ट, पे ऑनलाइन का है। अगर आप ईएमडी लगाते हैं तो ईएमडी लगा सकते हैं, या ऑनलाइन पे करना है तो ऑनलाइन पे करिए, यस। जिस तरीके से पे करना चाहते हैं उसका प्रोसेस आ गया। ICICI बैंक से ऑनलाइन कर रहा हूँ मैं। एग्री करके यस कीजिए। अब अपनी बैंक सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, पे। अब आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दीजिए यहाँ पर। सबमिट कीजिए। OTP आएगा, OTP डाल देना। ये अलग अलग बैंक का अलग अलग सिस्टम होता है। यहाँ रिफ्रेश नहीं करना है, ना ही कुछ करना है। ये ऑटोमेटेड अब साइट पे चला जाएगा। ये ऑलरेडी जमा हो चुका है। नेक्स्ट करेंगे अभी। जैसे एक बार इसका प्रिंट निकाल के भी रख सकते हैं। इसका एक्चुअल में प्रिंट आउट लेके इसलिए रखना है, फ्यूचर रेफरेंस में आपको जैसे XYZ आपको टेंडर नहीं मिला तो आप ईएमडी के लिए दिखा सकते हैं ना, लेकिन उसमें तो ऑनलाइन वापस आ जाती है। अगर आपका नहीं एक्टिव होता है तो L1 नहीं आता है तो आपके अकाउंट में आ जाती है। इन केस फिर भी रख लेते हैं उसको, भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। ये सब ईएमडी वगैरह जमा हो गई, इनक्रिप्टेड कर देंगे। एंड अपलोड वाला फाइल जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते ही यहाँ डॉक्यूमेंट मांगेगा। यहीं पे BOQ का ऑप्शन है, BOQ भी अपलोड कर देते हैं जो एक्सेल हमने डाउनलोड करके बनाया था। सेव करेंगे।
फिर टोकन आईडी पासवर्ड मांगा। ओके। ओके। ये ऑटोमेटेड पहुंच गया तो नेक्स्ट कर देंगे। अभी इसको यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है बकेट में, एक्चुअली राइट क्लिक भी आ गया है। यहाँ लिखा भी है योर डॉक्यूमेंट योर पॉकेट इज अपलोडेड। नेक्स्ट करते हैं। ये सारा सब कुछ हो चुका है, यहाँ देख सकते हैं BOQ IMD डॉक्यूमेंट फलाना जितना भी है सब अपलोड हो गया और इसे सबमिट कर देंगे एंड बिट पे रीच कर देंगे। ये दोनों प्रिंट आउट लेके रख लीजिए बिट डिटेल के लिए कि आपने किस बिट के लिए कितना क्या सबमिट किया था, उसके लिए इनका प्रिंट आउट लेके रखेंगे। सभी से विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।